हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा हाथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 45 डे स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे। न जाने कितने बच्चों के कमेंट थे, कितने बच्चों के इंस्टा में मैसेज थे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 45 स्ट्रेटेजी में चैप्टर नंबर फर्स्ट, कॉमर्स का बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस बार खास क्या होने वाला है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, मेरी खुद की वीडियो है, ऐसे बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे है जो कि पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। खास क्या है, पहला काम ये है मेरा आप लोगों के लिए कम समय में ज्यादा पढ़ाना, मतलब कम टाइम में चैप्टर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करना। खास चीज आपको ये मिलने वाली पहली चीज। दूसरी चीज बेटा आपको मिलेगी कि बोर्ड एग्जाम में जो एप्लीकेशन बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, उसको भी एक एक चीजें को कवर करेंगे कि अगर रीजन असर्टेन बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस बेस्ड आता है, एप्लीकेशन बेस्ड आता है, तो कैसे आएगा, क्या आएगा, सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला हूं। तो फिलहाल आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट। कम समय में ज्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है चलो दिखाता हूं। देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या नाम है? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? मान लो मैं कर रहा हूं एक बिजनेस। क्या कर रहा हूँ बेटा? मेरा है एक बिजनेस और मैं कुछ भी करता हूँ यार। क्या करता हूँ? मान लो मैं चलाता हूँ शॉप है मेरी क्लोथ्स की, कपड़े का बिजनेस है मेरा। तो मुझे अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट, मतलब बहुत से लोग हैं। अब बहुत से लोग मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। अब वो हो सकते हैं मेरे कॉम्पिटिटर्स हो सकता है बेटा वो सोसाइटी हो, है ना, हो सकता है मेरे ही मैनेजमेंट के लोग हों, है ना, हो सकता है बेटा वो गवर्नमेंट हो। मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से मेरे बिजनेस को क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है फायदा हो सकता है नुकसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो जो एनवायरनमेंट, वातावरण, आसपास के लोगों की वजह से मेरे बिजनेस पर, है ना, मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो फर्क पड़ रहा है ना, कहीं ना कहीं तरह से मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, वीडियो अपलोड होगी, उसी के 5 मिनट के अंदर टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी अपलोड हो जाएगा। आप लोग वहां से जाके नोट्स ले लेना, ठीक है। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग बुकिश लैंग्वेज में भी देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन, फोर्सेस हो, फैक्टर्स हो या इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी तरह से आप इफेक्ट हो रहे हो, विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस enterprise and beyond its control, but they exercise tremendous influence on the functioning and growth of the business। समझ रहे हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बट आपके बिजनेस को, इंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशन ला दिया, आपके बगल में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, आपके बिजनेस ऑफिस के जो लोग हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं, है ना, तो ये सब जो भी तरह से आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। चलो जल्दी से आगे देखते हैं फीचर्स क्या क्या है इसके। फीचर्स में बेटा सबसे पहले आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फीचर्स का मतलब तो समझते हो ना, फीचर्स, और मतलब उसके अंदर जैसे मोबाइल होते हैं ना, आप पूछते हो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, 4GB रैम, 8GB रैम, इंटरनल, एक्सटर्नल वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपके भी कुछ फीचर्स होंगे, कोई बाइक तेज चलाता है, कोई मोबाइल ज़्यादा चलाता है, कोई रील बहुत देखता है। तो अब ये देखते हो तो भैया ये सब बंद कर दो और पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहला है भैया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब जितने भी तरह के फोर्सेस हैं ना, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे वो फोर्सेस, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी फैक्टर हो, डायरेक्टली कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो, हर तरह से इफेक्ट हो रहे हो, वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है। समझ में आ रही बात। नंबर 2, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल का मतलब क्या है? देखो स्पेसिफिक का मतलब होता है बच्चा जब किसी एक के बारे में बात हो, जनरल का मतलब होता है जब सब पे इफेक्ट हो रहा है। जैसे मान लो मेरी दुकान है, ये एक मेरी शॉप है,
है ना, मैं बढ़िया एकदम काम करता था, लेकिन एक मेरा कॉम्पिटिटर मेरे बगल में आ गया जिसकी वजह से मेरे को इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया आसपास जिसकी वजह से मेरे ऊपर असर पड़ रहा है, मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ रहा है। जब किसी एक पर इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, और जनरल का मतलब होता है जब सब पे फोर्स पड़े। जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल ला दिया, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा जितने भी कपड़े का बिजनेस करते हैं सब पे टैक्स 8 से 25% बढ़ गया। अब 25% टैक्स रेट बढ़ गया, यानी कि सब इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जनरल। जब सब पे इफेक्ट हो जनरल, एक पर हो तो स्पेसिफिक। तीसरा क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो, स्पेसिफिक में इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स वगैरह आते हैं, जनरल में इकोनॉमिक, लीगल एंड पॉलिटिकल आते हैं। फिर क्या बेटा, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब आप एक काम करोगे तो दूसरा भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल आपकी बुक में दिया है कि अगर मान लो आजकल ट्रेंड चला है कि लोग जिम जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बॉडी बना रहे हैं, मोटे तगड़े बन रहे हैं, तो आपको ये जिम जा रहा है भैया, तो वो फास्ट फूड के बिजनेस को अवॉइड करेगा। तो जब जिम का ट्रेंड आया तो फास्ट फूड के बिजनेस को इफेक्ट पड़ा, जूस के बिजनेस को ग्रोथ मिली। तो जिम जाने की वजह से जो लोग जूस का बिजनेस करते हैं तो उनका बिजनेस क्या हुआ, ग्रो कर रहा है, और जो फास्ट फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो उनका बिजनेस लैग कर रहा है। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेडनेस है। जिम जाने की वजह से जो जूस के बिजनेस है, फ्रूट्स का बिजनेस है, वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक, नंबर 4, डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होता रहता है, कोई इसका वो नहीं है कि एक जैसा ही रहेगा। डायनेमिक मतलब टाइम के साथ चेंज होते रहना। समझ में आ रही बात। नंबर 5, रिलेटिविटी। रिलेट करता है, मतलब देखो, हो सकता है हमारे यहाँ वो चीज़ ना हो रही हो, जैसे इंडिया में ना हो, लेकिन वो चीज़ की वो चीज़ जो है दूसरे कंट्री में। जैसे मान लो मेरा बिजनेस जो है जैकेट का है, जैकेट समझते हो, स्वेटर का है। अब यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, लेकिन स्विट्जरलैंड में तो वो सालों साल बिकेगा ना, तो वो उसकी डिमांड वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट करता है कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, अलग अलग जगहों पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत होगी, यहाँ पर नहीं है तो नहीं होगी। तो इन रिलेटिविटी रिलेट करता है। तो द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मे डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन। ठीक, अब जिसमें कुछ लिखा नहीं है ना, इसका नोट्स ले लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता। बिजनेस में कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है। अरे बिजनेस में कहाँ से होगा, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल हो सकता है मैं ही ना हो, तो है ना, आप ना हो, तो किसी को जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भैया। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या है, तो अनसर्टेन है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। समझ में आ रही बात। ये होते हैं इसके फीचर्स। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। स्क्रीनशॉट लेना वगैरह है तो ले लो, फिर आगे आपको बताता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चा अब देखो जल्दी से क्या है सबसे। हाँ तो बेटा अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखो, नंबर 1, अर्ली वार्निंग सिग्नल। क्या है बेटा, ये एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। अगर आप एनवायरनमेंट को समझ जाते हो तो ये आपके लिए क्या एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि यार ऐसा होने वाला है, तो आप उसी हिसाब से चीज़ों क्या कर लोगे, अडॉप्ट कर लोगे और अपने अंदर चेंजेस ले आओगे। इट हेल्प्स टू द फर्म, ये क्या कहता है, फर्म को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। जो भी थ्रेट्स हैं, तो अगर आप इन्वायरमेंट को अच्छे समझ रहे हो तो आप अपने आप को उसी हिसाब से बिजनेस में एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, एक मिनट रुकना। अब देखो आगे है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो है क्या बेटा, पहला ये था, गलती से मैंने इसको लास्ट में लिख दिया। ठीक, तो इसको भी बता देता हूँ पहले। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है। अब देखो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस के इन्वायरमेंट को, यानी कि आप आसपास के एटमॉस्फेयर को समझ रहे हो, तो ये क्या आपके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। देखो हर आदमी, अब जैसे मोबाइल है तो वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, अलग अलग कंपनियां हैं बहुत सी। तो एक टाइम एंड्रॉयड नहीं चलता था, 2010-2011 में विंडोज़ चला करते थे। तो जब एंड्रॉयड का ऑफर आया तो उस टाइम नोकिया कंपनी बहुत आगे थी, एक नोकिया कंपनी थी बहुत आगे थी, और सैमसंग वगैरह तो पीछे थे, और वीवो वगैरह थे नहीं। ऑफर आया एंड्रॉयड का, नोकिया ने मना कर दिया, सैमसंग ने हाथों हाथ ले लिया, और आज देखो सैमसंग कहाँ पहुँच गया,
और नोकिया कंपनी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो वही बोल रहा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जो इन्वायरमेंट को समझेगा, जैसे आज के ऑनलाइन का माहौल है, तो अगर एक टीचर ऑनलाइन को समझेगा, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन चलेगा, तो वो ज़्यादा मार्केट में क्या होगा, लोग उसको जानेंगे। तो उसी तरह फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, अगर आप एनवायरनमेंट को समझोगे तो आप अपने आप को चेंज करोगे और आपका बिजनेस को ग्रो करेगा। तो इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इससे आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, नंबर 3, कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस कर सकते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए, है ना। जैसे मान लो आप देखो, जो शैम्पू आता था पहले 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, है ना, हर चीज़ें बड़ी बड़ी आती थी। तो आपने देखो नारियल का तेल आता था, 10 रुपये का आता है, 20 रुपये का आता है। कंपनी ने क्या किया, 1 रुपये का छोटा वाला नारियल, इतना बड़ा सा नारियल का तेल लाना शुरू कर दिया। कंपनी पाउच में शैम्पू लाने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्टमर की नीड को समझा। पानी पहले 20 रुपए का आता था किनने, फिर वो 10 रुपए वाला पानी लेके आए, फिर 5 रुपए वाला लाए। क्यों? क्योंकि कस्टमर की चीज़ों को समझ रहे हैं। तो कस्टमर पे फोकस कर पाते हैं लोग इन्वायरमेंट को समझ के। ठीक, नंबर 4, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अच्छा, इसका नोट्स सब अच्छा डिटेल में है, आप ले लेना। ठीक, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहाँ पर। और एक साथ अगर आपको वीडियो अभी तक मेरी समझ में आ रही है चैनल, और आप 45 डेज तक मन लगा पढ़ना चाहते हो, तो बेटा अपने क्लास में भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करो। और अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को सपोर्ट रहेगा, ठीक ठाक थोड़े से व्यूज़ आएंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा और मैं बेस्ट आपके लिए अपना दे पाऊँगा। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट ज़रूर से करो, और मेरा सपोर्ट तो आप लोग के साथ है ही। ठीक है, तो आगे देखो, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है एनवायरनमेंट, मतलब इट हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो भी प्लान या पॉलिसी बनानी होती है तो इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। कॉपिंग विद चेंज, इट हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट द रैपिड चेंजेस। ये क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करता है अडाप्ट टू रैपिड चेंजेस। जो रैपिड यानी रैपिडली तेज़ी से जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उस मेथड को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है, और आप एनवायरनमेंट समझ के अपने आप को चेंज कर पाते हो उस टेक्नोलॉजी के साथ। नंबर 5, पब्लिक इमेज। इसमें कुछ लिखा नहीं है, नोट्स में सब लिखा है। क्या लिखूँ इसमें पब्लिक इमेज में? अपने से लिख सकते हो। एनवायरनमेंट को आप समझ के, माहौल को, पब्लिक को क्या चाहिए, उस हिसाब से वो चीज़ आप प्रोड्यूस कर दो, वो पब्लिक को दे दो, और आपकी मार्केट में इमेज भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक, नंबर 6, बिजनेस एनवायरनमेंट एक कंटिन्यूस लर्निंग है। जब तक आप बिजनेस करोगे, एनवायरनमेंट के साथ साथ आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि खत्म। आप जब तक जिंदा हो, आप लाइफ में भी कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहोगे। तो ये हो गया बेटा क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, हम लोग देखेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं। तो देखो, 2 होते हैं। पहला होता है बेटा माइक्रो एनवायरनमेंट, और दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट की, फिर हम लोग करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो देखो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट refers to those internal and external factors। बोल रहा है माइक्रो एनवायरनमेंट refers to those internal external factors which exercise a direct influence on the working and performance of an individual organization। देखो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन इंडिविजुअल पर इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब सबके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसकी वजह से सिर्फ किसी इंडिविजुअल पर फर्क पड़ रहा है। मैं कोई काम करता हूं बच्चा, और ऐसा कोई कंडीशन बनी है, चाहे वो इंटरनल यानी कि मेरे घर वालों की वजह से हो, चाहे वो एक्सटर्नल बाहर वालों की वजह से। इंटरनल घर वालों मतलब मेरे स्टाफ मेंबर की वजह से हो, एक्सटर्नल मतलब जो मुझसे इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है, कस्टमर है, वो लोग हैं। अगर उन लोग हैं तो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, उनकी वजह से मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। मेरा मतलब मेरे बिजनेस पे पड़ रहा है, किसी एक बिजनेस पे पड़ रहा है, सबके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। किसके भैया, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात? इसको ध्यान देना, इंडिविजुअल, सब पे नहीं फर्क पड़ता, इंडिविजुअल पड़ता, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा। एक है इंटरनल फैक्टर्स,
दूसरा है बच्चा एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स में का मतलब समझो, इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि जहां पर इंटरनल फैक्टर मैटर करता है, मतलब जहां पर हमारे लोग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। मतलब इंटरनल जो लोग हैं, जैसे मेरा स्टाफ है, मेरा अपना खुद का मान लो कोचिंग है, तो कोचिंग के टीचर्स की वजह से कुछ दिक्कत है, या फिर जो वर्क जहां पर जो मेरा स्टाफ है वो सही से काम नहीं कर रहा है या बहुत अच्छे से कर रहा है, मतलब जो मेरे लोग हैं जिनसे मैं डायरेक्टली अटैच हूँ, डायरेक्टली मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, वो कौन होते हैं बेटा? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल कौन होते हैं? जो बाहरी है, मतलब कहीं ना कहीं मुझसे अटैच है बट मेरे ऑफिस में वो काम नहीं करते, तो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो साथ में काम करते हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो कोई भी मॉल है, कुछ भी है, तो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो क्या होता है? इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, ठीक है, समझ पा रहे हो? और क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? देखो बुकिश लैंग्वेज में तुमको बोलता हूँ, लिखा नहीं है मैंने इंटरनल फैक्टर का। इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन अ बिजनेस फर्म। वो सारे फैक्टर्स जो एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस फर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल फैक्टर। ये बिजनेस फर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट ये अटैच होते हैं, इनको हम लोग स्टेक होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेक होल्डर क्लास 10 में पढ़ के आए हो, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे जुड़े होते हैं। तो जो बिजनेस का माहौल है ना, इंटरनल, वो क्या इंटरनल फैक्टर होता है। अब इसमें क्या क्या मैटर करता है? नंबर 1 टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहले आता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कि जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है ना, आपका मैनेजर कौन है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, बहुत हाई लेवल के क्वालिफाई हैं या लो लेवल के हैं, तो ये बिजनेस पे बहुत मैटर करता है। अगर मान लो जो आपका टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है बच्चा, वो बहुत अच्छा नहीं है, तो बिजनेस भी आपका उस हिसाब से ग्रो नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये मैटर करता है। नंबर 2 कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब बच्चा यहाँ पर ये है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका फर्म है, वहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोग एक दूसरे के बीच में बिलीफ क्या है, एथिक्स कैसी है, एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। क्या वहाँ पे माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, एक फ्रेंडली माहौल एटमॉस्फेयर है या फिर बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसा एटमॉस्फेयर है, तो वो भी मैटर करता है इंटरनल फैक्टर में। अगर बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत फ्रेंडली होगा वो भी मैटर अच्छा नहीं है। मैटर करता है कि वो कैसा है, वो उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ों को मैटर कर मतलब एडजस्ट करके रखा है। तो ये होता है कॉर्पोरेट कल्चर। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट कल्चर भी मैटर करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा नहीं है तो बिजनेस रन नहीं करेगा उतने अच्छे से। नंबर 3 मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? आप जो कंपनी चला रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, उसके पीछे आपका मिशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप प्रॉफिट कमाने के पर्पज से हो, या फिर आपका पर्पस लोगों के लिए वेलफेयर करना है, या फिर आपको पैसा कमाना है लेकिन साथ ही साथ आपने स्टाफ को लेके भी चलना है। आप अलग अलग कंपनी की खुद की अपनी अपनी क्या होती है, एथिक्स होती है, वैल्यू होता है, एटीट्यूड होता है, एम होता है, मकसद होता है। तो आपका मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपका मिशन सही है, प्रॉफिट कमाना है, तो वहाँ अलग माहौल है। आप अपने एम्प्लॉय को बहुत खुश रखते हो, उनको भी साथ में बहुत सक्सेस दिलाते हो, तो वही मैटर करता है। तो ये मिशन और ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ठीक। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे ज्वाइन करो, ठीक। आगे ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज का मतलब क्या बच्चा? ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इंसान है या फिर जो अदर रिसोर्स यानी कि मशीन वगैरह जो भी है वो कैसी है, फैसिलिटी कैसी है। तो अगर वो फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, जो वर्कर्स है वो अच्छे नहीं है, तो इन्वायरमेंट तो भैया खराब होना ही है, कहाँ से तरक्की कर पाओगे ना। नंबर 5 कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी भी मैटर करती है। आपकी कंपनी की इमेज क्या है, आपकी ब्रांड क्या है मार्केट में। अगर आपकी मार्केट में आप एक ब्रांड हो, आपकी इमेज है, तो फिर भैया आपके जो है आपके पास बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन आपकी इमेज खराब है, ब्रांड नहीं हो आप, तो उस तरह से आपको फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, रातों रात 4 गुना तरक्की नहीं होने वाली है, ठीक है। ये हो गया आपके इंटरनल फैक्टर्स। अच्छा, इसमें ना
ये इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर पेपर में आने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो सब देखते चलो। ठीक, इंपॉर्टेंट बताऊंगा जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो आज ही एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा केस बेस वाले क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो बने रहो, वो लोगों को शेयर करते रहो, और सिर्फ कॉमर्स में नहीं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में भी कराऊंगा। ठीक, आगे देखो एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बेटा सबसे पहले आता है कस्टमर। एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हमसे अटैच है बट डायरेक्टली नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग काम नहीं करते, हमसे जुड़े हुए हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। नंबर 1 कस्टमर। कस्टमर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बिजनेस में। कस्टमर की पसंद बदल गई, कस्टमर का मन कहीं और लग गया, भैया नई दुकान पे जाने लगा, हमारे कंप्यूटर की जाने लगा, तो ये भी मैटर करता है। कस्टमर क्या चाह रहा है, उसकी चीज़ों को समझना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हैप्पी नहीं है हमसे तो वहाँ पर भी बिजनेस इफेक्ट होगा। नंबर 2 कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर के साथ चलना। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा कर रहा है, जैसे वोडा एयरटेल सब बढ़िया चल रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी, जियो आया, जियो ने सबको तबाह कर दिया। अभी अडानी जी आने वाले हैं अपने एक नया सिम लेके, हम लोग को तो भैया बेनिफिट मिलने वाला है, फ्री फिर देखना होने वाला है ना, तो अडानी जी भी लेके आएंगे। तो कॉम्पिटिटर से जब अडानी जी आएंगे तो अंबानी जी को भी तो फर्क पड़ेगा ना, तो कॉम्पिटिटर भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, नंबर 3 सप्लायर। जो सामान पहुंचाता है आपके कंपनी में, तो वो सप्लायर कैसा है, टाइमली पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता, नहीं पहुंचाता है तो बिजनेस में आपको दिक्कत होगी। मार्केटिंग इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल मैन कैसे काम करते हैं। मिडिल मैन जो थ्रू जिनके जरिए आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, या एक शहर से दूसरे शहर में, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाते हो, तो वो कैसे, वो भी मैटर करता है। और लास्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पर है कि जो पैसा लगाता है, यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो एक फाइनेंशियर जो रिस्क टेकर होगा। अगर मान लो आपका फर्म है, ये एक है बंदा जिसका नाम है मिस्टर एक्स, और अगर ये रिस्क टेकर है, इसकी कंपनी ये रिस्क लेने वाला है, तभी ये लोन ले पाएगा। अगर इस रिस्क टेकिंग नहीं है तो इतना लोन नहीं ले पाएगा, घबराएगा। तो ये भी मैटर करता है कि फाइनेंशियल किस नेचर का है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया इंटरनल फैक्टर, ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट्स, फिर शॉर्ट एनालिसिस, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो रेड लाइन दिख रही है ना, एक बार वीडियो बना दिया था इस पॉइंट को, लेकिन अब आवाज़ ही नहीं आई, माइक लगाना भूल गया। तो चलो अब देखते हैं यार। तो मैक्रो एनवायरनमेंट इज द जनरल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? जनरल एनवायरनमेंट है विच में अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। जनरल एनवायरनमेंट का मतलब बेटा यहाँ पर ये है, यहाँ पर सारे बिजनेस एंटरप्राइज अफेक्ट होते हैं। अगर कपड़े का बिजनेस आप करते हो, क्लोथ से करते हो, तो आप अफेक्ट होंगे, मैं अफेक्ट होंगे, सब अफेक्ट होंगे, एक आदमी नहीं होगा। अगर आप मोबाइल का बिजनेस करते हो तो सब के सब अफेक्ट होंगे, एक आदमी इंडिविजुअल नहीं होगा, सब पर अफेक्ट पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या बेटा? तो सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इट रेफर टू द नेचर ऑफ इकोनॉमी। जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है कि मिक्स है। सोशलिस्ट कहीं रशिया वाला तो नहीं है, मिक्स्ड इंडिया वाला, इंडिया में मिक्स चलती है, पता है आप लोगों को। कैपिटलिस्ट अमेरिका में चलती है। तो कौन सी इकोनॉमी आप फॉलो करते हो? इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ये बहुत मैटर करता है बिजनेस में। अगर सोशलिस्ट से तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, सही से करने देगी नहीं गवर्नमेंट, मिक्स में इंटरफेयर करेगी। कैपिटलिस्ट में आप फ्री रहोगे। तो मैटर करता है कि नेचर ऑफ द इकोनॉमी क्या है। कंपोनेंट्स इसके मेन क्या है? देखो मैंने 4 लिखे बच्चा, लेकिन आपका 2 में भी काम हो जाएगा। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो पहला कंपोनेंट नेचर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है उस कंट्री का, ये बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस में। नंबर 2 स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब स्ट्रक्चर क्या है वहाँ का इकोनॉमी का। पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या पैटर्न है पैसा इन्वेस्ट करने का। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या है, ये सारी चीजें है। ठीक है। नंबर 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है वहाँ पर? इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्या बनाएगी, ट्रेड पॉलिसी क्या है। तो ये सारी पॉलिसी भी मैटर करती है। उसके बाद नंबर 4 मार्केट कंडीशन। कंडीशन क्या है? मार्केट कंडीशन क्या, जो आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर। डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा सब इफेक्ट होंगे, एक लोग नहीं होंगे सब होंगे। मार्केट कंडीशन क्या है उस कंट्री की, ये भी मैटर करता है। मान लो चलो बहुत सब गरीब है यार, आप कुछ भी कर लो कोई खरीदना ही नहीं आएगा, तो क्या है मार्केट कंडीशन। ठीक। नंबर 2
सोशल इन्वायरमेंट। दूसरा है बेटा सोशल। सोशल का मतलब है कि आप जहाँ रहते हो, जिस कंट्री में, जिस जगह पर, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यू क्या है, लोग क्या करते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं, अब आप इंडिया में साड़ी का बिजनेस करोगे तो चलेगा। अब आप साड़ी बेचने अमेरिका चले जाओ, स्विट्जरलैंड में जाके बेचो तो क्या होगा, आपकी साड़ी बिकेगी? नहीं भैया, नहीं बिकने वाली। तो वही बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का कल्चरल वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है, लोग कैसे हैं, क्या फॉलो करते हैं वहाँ पे। तो सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। तो क्या ट्रेडिशन है, उसी हिसाब से आपका बिजनेस चलेगा। तो नंबर 1 साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आता है इसमें। फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यू, मेल फीमेल रेशियो। तो मेल फीमेल रेशियो क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर वैल्यूज क्या है, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो ये सब किसमें आता है, सोशल इन्वायरमेंट। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही कम है और आपने फैसला किया कि आप वहां जाकर बिजनेस करोगे, तो कैसे होगा, काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें सोशल इन्वायरमेंट में आती है और ये मैटर करती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लो बेटा यहाँ तक, फिर आपको 3 और इन्वायरमेंट बताता हूँ। हाँ तो बेटा देखो, तीसरा जो इन्वायरमेंट है वो बेटा हमारा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब देखो, टेक्नोलॉजी भी तो मैटर करती है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उस पर खाली हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। अब रोबोट से काम करा रहे हैं आज के टाइम में, तो भाई अगर कोई एक रेस्टोरेंट जो है रोबोट से काम करा रहा है तो वहाँ पर हमें भी कराना पड़ेगा, नहीं तो हर आदमी वहाँ पे जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी इफेक्ट नहीं होता है, सबके सब इफेक्ट होते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे, आप क्या आ रहा होगा, आ रहा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिफर्स द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी in the area of manufacturing, mining, construction, transportation, etc. The businessman must closely monitor the technological changes taking place in the competitive business environment. देखो आज के में इतना कंपटीशन बच्चा इतना ज़्यादा है, तो जो भी आपको एज अ बिजनेसमैन मॉनिटर करना होगा कहाँ पर क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। अगर आप टाइम के साथ अपने को चेंज नहीं कर पाओगे टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। The technological changes always bring quality improvement, more benefit for customer. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमेशा क्या करते हैं, क्वालिटी लाते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं, मोर बेनिफिट फॉर कस्टमर्स के लिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? जैसे एग्जांपल है, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री। बोल रहा एग्जांपल क्या है रोबोट आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में रोबोट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है, चेंजेस आ रहे हैं। बाहर अमेरिका वगैरह में तो आम बात होगी, रोबोट का तो भैया छोड़ो, समझ रहे हो। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करना बहुत मस्ट होता है, ठीक है। नंबर 4 पर बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। स्क्रीन पे देखो, सब दिख रहा होगा आपको, जल्दी जल्दी करा देता हूँ सब फटाफट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डेली बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, लोगों को शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि भैया समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो पार्ट 2 आपके लिए कल ही आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता देना, तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सॉरी तबियत नहीं ठीक है इसलिए खांसी आ रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब है, जैसे समझ लो जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। भाई मान लो मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी प्रयागराज में, और हमारी जो सरकार है वो बीजेपी की है ऑल ओवर इंडिया, और यूपी में भी किसकी है? बीजेपी की। तो मैटर करता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। अगर नहीं अच्छा है तो गवर्नमेंट नहीं करने देगी। अभी तो अच्छा है, मान लो कांग्रेस की सरकार होती है यहाँ पर तो रिलेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता हो। तो वो मैटर करता है, अलग अलग सरकार है, क्या है दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर करती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। तो बिजनेस जो है में पॉलिटिक्स का बहुत इंटरफेयर होता है, अगर वो कैसा है क्या है ये भी डिपेंड करता है, इससे सब इफेक्ट होते हैं। जैसे क्या लिखा है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है वहाँ का। नंबर 2 द पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पावर सेंटर। नेचर क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप तो नहीं है वहाँ पे, क्या सिस्टम है आपकी कंट्री का। और द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। नंबर 4 पॉलिटिकल फिलोसफी, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये भी मैटर करता है।
ठीक है। अब इसमें बहुत डिग्रीज ऑफ पार्टीशन ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस इशूज, ये सारी चीज़ें हैं, पर 2-3 पॉइंट बहुत है। रिलेशन ऑफ कंट्री विद अदर कंट्री, एक कंट्री के दूसरी कंट्री से रिलेशन क्या है, तो इसमें 2-3 पॉइंट आप देख लेना, आपके लिए इनफ रहेगा। लास्ट पॉइंट है लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो मेन तो आप मतलब सबका समझ गए हो, अब इसका मैं आपको कराऊंगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको मिलने वाला है आज ही। तो इसके लिए आज ये चैप्टर पूरा देखना, उसके बाद उसको करना, आप इजिली बता पाओगे, प्रैक्टिस कर लो तो और अच्छे से। लीगल इन्वायरमेंट, अब लीगल इन्वायरमेंट क्या है, लास्ट 5वां लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या भाई, देखो लीगल इन्वायरमेंट का मतलब बच्चा मेरे ये होता है कि लीगली यहाँ का जो है क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है आपकी कंट्री का, क्या लॉ है आपकी कंट्री का। कुछ रूल्स हो सकता है, जैसे मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ, तो हो सकता है कई जगह पर इंडिया में वो चीज़ बैन हो, लेकिन हो सकता है अमेरिका में वो नॉर्मल हो, ये भी तो मैटर होता है ना। तो लीगल, आप किस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, जैसे टिकटॉक है, अब इंडिया में टिकटॉक बैन है, लेकिन वही चीज़ अगर आप मान लो कहीं दूसरी कंट्री में रहते हो, पाकिस्तान में, तो वहाँ बैन नहीं है। तो जो भी बिजनेस कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी कंट्री में फॉलो नहीं होता, दूसरी कंट्री में होता हो, तो आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो अपना बिजनेस, ये भी मैटर करता है लीगल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो लिखा है बिजनेस हैज टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। बिजनेस हैज टू फंक्शन, लॉस, जो भी बिजनेस आप करते हो वो लॉस एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। लीगल एनवायरनमेंट देयरफॉर एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। मेन लीगल कंपोनेंट्स क्या क्या है, नंबर 1 राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, हाँ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ठीक है, क्या राइट है क्या ड्यूटी है सिटीजन की एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जो राइट्स है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। लॉज कंसर्निंग प्रमोशन ऑपरेशन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी एडॉप्टिविटी ऑफ लॉज, क्या लॉज अपनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत बच्चों वाली चीज़ें, दो आप पॉइंट इसमें देख लो, इनफ है आपके लिए। हाँ लेकिन पूछता ज़रूर है, कंपोनेंट्स आपके पेपर में पूछने के चांसेस मोस्टली 99% रहते हैं कि पांचों कंपोनेंट में से किसी ना किसी कंपोनेंट पूछेगा, और 2 जरूर से पूछेगा, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। स्क्रीनशॉट कुछ लेना तो लो, नहीं तो हम लोग आगे देखते हैं जल्दी से शॉर्ट एनालिसिस, लास्ट टॉपिक। हाँ तो बेटा हमारा अपना लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है शॉर्ट एनालिसिस। अब शॉर्ट एनालिसिस में पहले इसका फुल फॉर्म समझ लो। एस से होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से होता है वीकनेस, ओ से होता है अपॉर्चुनिटी, और टी से होता है थ्रेट्स। अब शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है, तो शॉर्ट एनालिसिस का मतलब बच्चा बेसिकली बोलूं तो ये होता है कि आप अपने बारे में एनालाइज कर सकते हो, पहले अपने बारे में, बिजनेस के बारे में भी, मतलब आप देख सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, और जो काम आप करने जा रहे हो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या उसके थ्रेट्स हैं। समझ में आ रही बात। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं 45 डेज स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूं, लेके आ रहा हूं, ठीक है, मैं लेके आ गया। अब ये मेरी स्ट्रेंथ है कि यार मैं 45 डेज के अंदर मैं जो हूं आप लोगों को सारे के सारे कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं और एक लोग को बेहतरीन से बेहतरीन नंबर दिला सकता हूं। ये मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे पता है। लेकिन यार ये मेरी वीकनेस ये है कि यार मुझे लगता है कि एक तो मैं पूरे 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे काम कर रहा हूँ, 16 घंटे, और व्यूज़ नहीं आएगा तो क्या होगा, तो इसलिए मन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये मैं काम नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये क्या है, मेरी वीकनेस है, ठीक। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर मैं ये काम कर गया, हो सकता है कि आप लोग का सपोर्ट रहा, ठीक है। एग्जाम्पल है भाई, हो सकता है रियल में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग का सपोर्ट रहा, तो हो सकता है कि अभी 8 के है, तो हो सकता है उस टाइम 16 के हो जाए, आप लोग के पेपर खत्म होते होते, आप लोग के भी बढ़िया मार्क्स आए, और साथ ही साथ मुझे भी यार लगे कि हाँ कि भाई सक्सेस मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स ये है कि यार कंपटीशन तो यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा है, और बच्चे जो है इधर उधर, हो सकता हो भाई मुझसे ज़्यादा समझ में ना आए, ये भी तो मैटर करता है ना कि थ्रेट्स है ये। तो अब कुछ अपॉर्चुनिटी भी कुछ थ्रेट्स भी है, तो ये स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती है बेटा,
ये इंटरनल होती है। क्या होती है? ये इंटरनल होती है, ये हमारे हाथ में होती है। हमें पता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है। मुझे पता है कि मुझे अकाउंट ज़्यादा अच्छे से आती है लेकिन मैथ्स उतने अच्छे से नहीं आती, ये मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, अगर मैं अकाउंट्स लेके पढ़ता हूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, और मेरे अगर मैं अकाउंट लेके पढ़ूंगा तो मैं बीकॉम करूंगा, एमकॉम करूंगा, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये क्या है? इसके थ्रेट्स है। मैं सीए बन सकता हूँ अकाउंट्स लेके, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या है? थ्रेट्स क्या है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसका जो पेपर होता है सीए का, बहुत क्या होता है? हाई लेवल का होता है। ये थ्रेट्स है। तो मैं अपने बारे में एनालाइज कर सकता हूँ। क्या एनालाइज किया भाई? मुझे अकाउंटेंसी आती है बेहतरीन, मेरी ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस मेरी ये है कि भाई मैं इंग्लिश में वीक हूँ। ठीक है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं अकाउंट लेके पढ़ता हूँ तो मैं सीए बन सकता हूँ, लेकिन थ्रेट्स क्या? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पेपर लेवल, डिफिकल्टी लेवल पेपर का बहुत हाई होता है। तो मैं इससे एनालाइज कर सकता हूँ कि यार मुझे सीए की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अब मैं सीए की तैयारी करने से नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद इसी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपकी बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट्स है। आप अपना देखो इंटरनल, फिर देखो आप वो काम करोगे बिजनेस में तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी, क्या थ्रेट्स मिलनी है। 2 नंबर में आने के चांसेस के रहते हैं। हालांकि 10 साल में एक ही बार आया है, लेकिन हमेशा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, दिल कहता है कि आ जाएगा, तो इसलिए इसको एक बार देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोग का रिस्पांस रहता है, लोग पसंद करेंगे वीडियोस को, तो चैप्टर 2 भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिलेगा और 45 डेज में सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। बस वीडियो को शेयर करो बच्चा, लोगों तक पहुंचाओ, लोग देखेंगे तो उनको मालूम चलेगा। बहुत से लोगों तक पहुंच नहीं पाता है और उनको इतना आइडिया होता नहीं है, तो लोगों को शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।